Good morning, everyone. How are you? Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. We are And fine. God, Morning, ma'am. We are fine, ma'am. What about you? I'm also fine. And today we are going to discuss the why the rulers attack the buildings and the temples. तो आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है कि जो रूलर्स आते थे वो दूसरों के बिल्डिंग एंड दूसरे के टेम्पल्स पे ही क्यों अटैक करते थे। तो अभी हमने लास्ट क्लास में बहुत सारी बिल्डिंग्स पढ़ी थी एंड ये भी पढ़ा था कि किस तरह जो किंग्स थे वो अपने आप को बिल्डिंग और टेम्पल्स से अटैच कर लेते थे। वो उनकी एक मेन आइडेंटिटी होती थी, एक पहचान। और इसीलिए जो भी किंग्स आते थे उनका टेम्पल बनाने का जो मेन जो रहता था कि हमें ऐसा टेम्पल बनवाना है जो पूरी दुनिया में ना हो, किसी किंग ने ना बनवाया हो। तो वो एक स्पेशलिटी देते थे अपने टेम्पल्स एंड अपने बिल्डिंग्स को। चलिए, तो आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो रूलर्स आते थे व्हाई दे अटैच द बिल्डिंग एंड द टेम्पल्स। तो एनीबडी हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? no, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को एक होमवर्क दिया था। इब्न बतूता कौन कहाँ से आए थे? सर्च किया आप सभी ने या नहीं? नो। यस, स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए, तो आज पढ़ना है हमें वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड। तो टेम्पल्स को क्यों टारगेट किया जाता था। तो फिलहाल ये ऐसा टॉपिक है, जैसे बाहुबली फर्स्ट आई थी उसमें एंड में पूछा गया था बाहुबली ने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और सभी बहुत ही बेसब्री से सेकंड मूवी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है मंदिर को ही टारगेट क्यों किया जाता था। तो इसका आंसर आई थिंक ये टॉपिक पढ़ने के पहले ही मालूम है हम लोगों को। तो जो भी किंग्स आते थे वो मेनली किसी टेम्पल को ही टारगेट क्यों करते थे। दैट मीन्स कि जो राजा किसी दूसरे अंपायर पे अटैक करता था वो पहले वाले राजा के मंदिरों पे ही क्यों टारगेट करते थे, उसे ही क्यों नुकसान पहुंचाते थे। क्या रीजन हो सकता है इसका? चलिए, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? एनीबडी गेस? नो। यस अभिषेक? Yes, ma'am. Ma'am, kings targeted on the temples because this was built for to show the power and wealth and devotion up to the god by a king, so that they attack on the temples. यस, तो मेन रीजन यही था कि जो भी किंग्स अपने टेम्पल को बनाते थे अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, अपनी वेल्थ को शो करने के लिए, तो जो नया रूलर आता था जो भी अटैक करता था उनके अंपायर पे, उसका मेन एम क्या रहता था कि मुझे पहले वाले किंग के प्राउड को हिट करना है, उसके घमंड को चूर चूर करना है। और उसके घमंड की जो सबसे बड़ी निशानी थी वो क्या होती थी? टेम्पल। और इसलिए आने वाले किंग सबसे पहले टेम्पल्स पे ही अटैक करते थे। ओके, तो चलिए एक बार हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो वाई वर्स टेम्पल टारगेटेड। टेम्पल्स को ही टारगेट क्यों किया जाता था, सबसे पहले इसी पर हमला क्यों करते थे आने वाले किंग्स। तो बिकॉज किंग बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डेवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो भी किंग्स थे वो टेम्पल्स बनवाते थे अपनी पावर को एंड डेवोशन टू गॉड, अपने भगवान के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, उसका प्रदर्शन करने के लिए। एंड इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन एंड अदर्स किंगडम दे ऑफन टारगेटेड दीज बिल्डिंग्स। तो ये बिल्कुल सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, हैरानी वाली बात नहीं है कि जो भी किंग्स आते थे वो क्यों अटैक करते थे उनके टेम्पल्स पे। तो इन द अर्ली 9th century when the Pandyan king Sri Vallabh invaded Sri Lanka and defeated uh, the king Sen first, and the Buddhist monk and chronicler Dhammakirti noted he removed all the valuables. The statue of the Buddha made entirely of gold in the Jewel place.
and the golden image in the various monasteries, all these he seized. The blow to the pride of the Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhalese ruler, Sen II, ordered his general to invade मदुरई द कैपिटल ऑफ द पंड्यास। तो देखिए अभी हमें यहाँ पर एक राजा का एग्जाम्पल दिया है किस तरीके से ये लोग अटैक करते थे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल दिया है हमें पांड्या किंग श्री वल्लभ के बारे में, जिसने जब श्रीलंका पर अटैक किया था। तो श्री वल्लभा ने जब श्रीलंका पर अटैक किया है तो उसने क्या किया, किंग सेन को हराने के बाद, सेन फर्स्ट को हराने के बाद, और ये किया था 831 से 851 के बीच में। तो जब हराया उसने किंग सेन को, जब उसने डिफीटेड किया, पराजित कर दिया, तब क्या किया, वहां से वो उनकी बुद्ध की गोल्डन जो बुद्ध का जो गोल्डन स्टैचू था, सोने की प्रतिमा, उसे उठा ले गए थे। तो ये हमें कहाँ से पता लगता है, ये हमें बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकलर, दैट मीन्स की जो बुद्धिस्ट अनुयायी हैं और एक इतिहासकार हैं धम्मकिपी, उन्होंने अपने जो उनकी बुक है, उन्होंने बुक लिखी थी बुद्ध चरितम। तो उस बुक में उन्होंने क्या बताया है कि जब किंग सेन ने अटैक किया था जब किंग सेन पे अटैक किया था श्री वल्लभ ने, तो वो वहां से बुद्ध की गोल्डन स्टैचू यानी कि बुद्ध प्रतिमा उठा के ले गया था। और केवल बुद्ध की सोने की प्रतिमा ही नहीं, रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जितना भी कीमती सामान था मंदिरों में, वो सारा उठा ले गया था। और जो बुद्ध प्रतिमा लेके गया था वो पूरे की पूरी गोल्ड की बनी हुई थी, इन द ज्वेल पैलेस एंड द गोल्ड। तो ये उसे ले गया और अपने महल में, जहां पर वो चुराए हुए सामान इकट्ठा करता था, वहां पर जाकर के ये मूर्ति भी रख दी। एंड द गोल्डन इमेज इन द वेरियस मोनेस्ट्रीज, ऑल दिस ही सीज्ड। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhalese ruler, Sen II, ordered his general to invade Madurai, the capital of Pandyas. The Buddhist chronicler noted the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. तो अब देखिए आगे क्या बताया है हमें कि ये जो गोल्डन इमेज थी, ये बहुत केवल बुद्ध की प्रतिमा ही नहीं, जितनी और सोने की मूर्तियां थी और काफी सारे मोनेस्ट्रीज में, मठों में, वो भी वो उठा के ले गया था श्री वल्लभ। एंड उसके बाद उसने सारी ही ले जाकर के छुपा दी कहीं पर। तो अब द ब्लो टू द प्राइड ऑफ Sinhalese ruler had to be avenged like the next Sinhalese ruler second। तो अब जो Sinhalese ruler सेन सेकंड आते हैं, सेन फर्स्ट तो हार गए थे, सेन सेकंड जो आए, इन्होंने क्या किया, जब ये रूलर्स बने तो इन्होंने ऑर्डर दिया अपने सैनिकों को टू इन्वेड मदुरई, कि अब आपको मदुरई पे अटैक करना है, जो कि पंड्यास की राजधानी थी। एंड इनका मेन जो एम था वो क्या था कि हमारी जो गोल्ड स्टैचू जो लेके गए हैं वो लोग, हमें उसको ढूंढ करके अपने यहाँ फिर से लाके रखना है। तो देखिए ये भी हमें बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर ने ही बताया है, धम्मकिपी ने, उन्होंने अपने नोट में लिखा है कि ये जो एक्सपेडिशन था, ये जो अभियान था, मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड अ रिस्टोर द गोल्ड स्टैचू ऑफ द बुद्धा। तो उन्होंने बताया था कि ये जो अभियान स्टार्ट किया था, इसमें पूरे प्रयास किए गए थे। और किस लिए प्रयास किए गए थे, रिस्टोर द गोल्ड स्टैचू ऑफ द बुद्धा, बुद्धा की प्रतिमा को प्राप्त करने के बहुत ही प्रयास किए गए। अब ये फाइनली इन्हें बुद्ध प्रतिमा मिलती है या नहीं, ये हमें नहीं दिया है, फिलहाल बुद्ध प्रतिमा उन लोगों को मिल गई थी। तो गोल्ड स्टैचू वो उन लोगों को मिल गया था और वो फाइनली ले आए थे। चलिए तो अभी हम देखते हैं, अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा है कि किस तरीके से जब कोई किंग अटैक करता था तो वो वहां की सारी चीजें उठा करके ले जाता था। और आपके माइंड में अभी एक किंग और भी होगा जिसने हमारे यहाँ के एक फेमस टेम्पल को लूट लिया था, याद है आप सभी को? यस मैम, मोहम्मद गजनी, महमूद गजनी, यस। तो वो उसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था, यहाँ से बहुत सारी मूर्तियां उठा के ले गया था वो। अच्छा, एक चीज और, चलिए अभी जनरल नॉलेज पे आ जाते हैं। आपको पता है आजकल सोमनाथ मंदिर की देखरेख का काम कौन करता है, उसकी प्रोटेक्शन का कार्यभार किसके पास है, मालूम है किसी को? नो। अभी फिलहाल में ही हुआ है 20 जनवरी, आज कितनी है, 20 आई थिंक 23 है ना शायद आज, मैम सेकंड। अच्छा 22 है। तो
19 या 20 में ही ये काम किसी और एक नए पर्सन ने अपने हाथों में लिया है, सोमनाथ मंदिर के देखरेख का काम। चलिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ, आप गैस करेंगे। तो वो एक ऐसी सेलिब्रिटी है, फिलहाल सेलिब्रिटी कह सकते हैं हम, वो फिल्मी वर्ल्ड से नहीं है, लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसे हम सब लोग बहुत लाइक करते हैं, जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस है और सबके जुबान पे उन्हीं का नाम रहता है। एनीबडी गेस? नो। चलिए दूसरी हिंट दे दूंगी तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन है। हमारे करंटली प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेजेंट टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। यस, नरेंद्र मोदी। तो 20 जनवरी से 20 जनवरी 2021 से ये काम अब किसने ले लिया है सोमनाथ मंदिर की देखरेख का? नरेंद्र मोदी जी ने। इसके पहले वहां के मिनिस्टर देखते थे। चलिए तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अभी हमने पढ़ा कि कैसे किंग्स जब अटैक करते थे किसी के अंपायर पे, तो वहां के टेम्पल्स को लूट के ले जाते थे, वहां की जितनी इंपॉर्टेंट चीजें होती थी उन सभी को अपने साथ ले जाते थे वो। अब सेम ऐसा ही पहले तो 9th सेंचुरी का हमें एग्जाम्पल दे दिया है, श्री वल्लभ के बारे में, जिन्होंने सेन पर अटैक किया था और उनकी बुद्ध प्रतिमा को उठा के ले गए। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल दिया है हमें राजेंद्र फर्स्ट। तो देखिए इन द 11th सेंचुरी व्हेन द चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट बिल्ट अ शिवा टेम्पल इन हिज कैपिटल। तो जब राजेंद्र फर्स्ट आए, इन्होंने शिव जी का एक मंदिर बनवाया अपनी राजधानी में। तो आपको पता है मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियां रखी गई थी? He filled it with prized statues seized from defected rulers। तो जितने किंग्स को इन्होंने हराया था उन सभी के यहाँ से मूर्तियां उठा के ले आए थे और उन सारी मूर्तियों को अपने बनाए गए नए मंदिर में इन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो वहां पर जो मूर्तियां लगाई गई थी वो हर राजाओं से छीनी गई थी। जिन किंग्स को इन्होंने हराया था उन सभी किंग्स के जो टेम्पल के जो स्टैचू थे, मेन मूर्तियां थी वहां की, उन सभी मूर्तियों को इन्होंने अपने टेम्पल में लगा दिया। एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड। तो ये इनकम्प्लीट लिस्ट है, फिलहाल सभी के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन कुछ के बारे में बताया है इन्होंने कि कौन कौन सी मूर्ति लगाई थी। तो सबसे पहले ए सन पेडिस्टल फ्रॉम द चालुक्यास, ए गणेशा स्टैचू एंड सेवरल स्टैचू ऑफ दुर्गा, ए नंदी स्टैचू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्यास एंड ए इमेज ऑफ भैरव, a form of Shiva and Bhairavi from the Kalinga of Odisha and a Kali statue from the Pals of Bengal। तो देखिए इन्होंने कहाँ कहाँ से छीना था। सबसे पहले है सन पेडिस्टल फ्रॉम द चालुक्यास। तो सूर्य देव की एक मूर्ति थी जो कि इन्होंने चालुक्य किंग को हराने के बाद उनसे ले ली थी और इन्होंने अपने टेम्पल में लगा दिया। दूसरा था गणेश जी का स्टैचू, गणेश जी की मूर्ति ऑफ दुर्ग। तो इन्होंने दुर्ग को हराया था, दुर्ग के किंग को, वहां से गणेश जी की मूर्ति उठा लाए। एंड दूसरा है नंदी स्टैचू। नंदी आप लोग जानते हैं नंदी कौन होता है? यस, नंदी के बारे में आप लोग जानते हैं कौन है नंदी? मैम काऊ। काऊ नहीं, ऑक्स। मैम व्हीकल ऑफ गॉड। यस, तो ये हमारे शंकर जी के साथ रहते हैं उनके वाहन के रूप में, और फिलहाल शंकर जी ने बहुत पसंद करते थे। तो नंदी की स्टैचू, जो नंदी का स्टैचू, ये कहाँ से लेके आए हैं? पूर्वी चालुक्य किंग्स को हराने के बाद। तो अब यानी कि मुझे तो लगता है कि जितनी इन्होंने अपने टेम्पल में मूर्तियां लगाई हैं वो सारी कहीं से छीनी हुई ही हैं। अब देखिए दूसरा है भैरव की इमेज। तो एक शिवा का ही एक रूप है भैरव, एंड दूसरा भैरवी। तो भैरव एंड भैरवी ये कहां से लेके आए थे? कलिंग से। कलिंग के किंग्स को हराया था, वहां से भैरव और भैरवी की मूर्ति लाए थे। एंड काली जी की प्रतिमा भी लेके आए थे। कहां से? बंगाल के पालों से। तो आप सभी को याद होगा हमने पढ़ा था ट्री स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें कौन कौन से वंशज थे? याद है आप सभी को? सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हमने, आई थिंक। यस मैम। त्रिपार्टी स्ट्रगल हुआ था जिसमें 3 किंग्स थे, 3 वंश के राजा जो आपस में लड़ भिड़ रहे थे और फाइनली कोई एक वंश जीत गया था। याद है आप सभी को? याद आया? यस। तो कौन कौन था उसमें? मैम पाल,
गुज्जर, प्रतिहार और चोलस। यस। तो इसमें 3 वंश थे और वही है पाल, जो कि बंगाल में शासन कर रहे थे। तो इनको भी हराया और फिर वहां से काली जी की प्रतिमा उठा लाए। चलिए अब नेक्स्ट, हमें वो एग्जाम्पल दे ही दिया अभी हमने, जिसके बारे में हम लोग रिवाइज कर रहे थे। वही मैं सोची थी कि इस फेमस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं आया अभी तक। तो देखिए, अब महमूद गजनी, जिन फिलहाल जब भी किसी मंदिर को लूटने की बात आएगी तो इनका नाम तो जरूर आना ही है। तो अब सुल्तान महमूद ऑफ गजनी was contemporary of Rajendra I. During his campaign in the subcontinent, he attacked the temples of defeated king and looted their wealth and idols. तो जो सुल्तान महमूद गजनी है, ये किसके कंटेम्प्ररी रहे थे, किसके समकालीन, यानी कि किसके टाइम पे आए थे? राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पे, चोल अंपायर के टाइम पे। तो उन्होंने अब अपने अभियान के तहत क्या किया, इस सब कंटिनेंट पे, इस उप महाद्वीप पर अटैक किया, हमला किया एंड यहाँ के बहुत सारे मंदिरों को लूट लिया, यहाँ के बहुत सारे किंग्स को हराया एंड यहाँ के बहुत सारे मंदिरों को भी लूटा। सुल्तान महमूद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट द टाइम। तो जब सुल्तान महमूद आया था स्टार्टिंग में, महमूद गजनी, तो वो उतना ज्यादा फेमस नहीं था, बहुत ज्यादा परफेक्ट किंग दैट ऐसा कहा जाए कि बहुत शक्तिशाली या बहुत ताकतवर था, तो ऐसा नहीं था। इनकी जो हिस्ट्री है वो ये बताती है कि इन्होंने जितनी भी लड़ाइयां जीती थी वो कैसे जीती थी, चालाकी से, लड़के नहीं, सबको बेवकूफ बना के लड़ाई जीती थी। चलिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर नहीं थे, बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स स्पेशली द वन एट सोमनाथ, तो इन्होंने बहुत सारे मंदिरों को लूटा था, स्पेशली सोमनाथ मंदिर को। तो सोमनाथ मंदिर को ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। तो सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद इनको जितनी भी राशि मिली थी, जितना इन्होंने लूटा, वो सारा जाकर के अपने एरिया में खर्च कर दिया था। उन्होंने अपनी एक सिटी बनाई थी उन सारे पैसों को खर्च करके, और उसी के बाद से ये इस्लाम के हीरो बन गए थे। तो अभी हमने पढ़ा भी था कि हमारे इंडिया में जो इस्लाम को लाने का क्रेडिट है वो किसको है, महमूद गजनी को ही। गजनी को। तो जब इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा, उससे मिलने वाला सारा अमाउंट ले जाके अपने यहाँ खर्च कर दिया, तो तभी से ये एक ग्रेट हीरो बन गए इस्लाम के। In the political culture of the Middle Age, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the place of worship of defeated rulers. तो अब अगर हम पॉलिटिकल कल्चर देखें, राजनीतिक संस्कृति यहाँ की, मिडिल एज की, मध्यकालीन इतिहास की, तो बहुत सारे रूलर्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने क्या किया है, मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप और डिफीटेड रूलर्स। तो इन्होंने कैसे सक्सेस पाई है, एक दूसरे को लूटा है, क्या किया, किसी भी किंग को हराया, उसके टेम्पल्स को, उसकी बिल्डिंगों को डिस्ट्रॉय कर दिया, वहां से मिली हुई चीजों को अपने यहाँ ले गए। फिर ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली बने रह गए थे, फिर क्या होता है, दूसरा आने वाला किंग फिर उन पे अटैक करता है। तो ऐसा ही चलता रहा था पूरी मिडिल हिस्ट्री में। ओके, यस मैम। चलिए, तो ये टॉपिक सभी को समझ आया? यस मैम। अब हमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, इन व्हाट वेज डू यू थिंक द पॉलिसीज ऑफ राजेंद्र फर्स्ट एंड महमूद ऑफ गजनी वर प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम्स, हाउ वर द एक्शन ऑफ टू रूलर्स डिफरेंट। तो अभी हमसे पूछा गया है कि जो राजेंद्र फर्स्ट एंड महमूद गजनी, फिलहाल इन दोनों ने काम तो एक ही जैसा किया है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट था, माइनर डिफरेंट है, बहुत ज्यादा नहीं। तो हमें बताया है कि हमसे क्वेश्चन पूछा है कि किस तरीके से इन दोनों की पॉलिसीज जो है वो प्रोडक्ट थी, यानी कि एक ही तरीके से थी। तो अभी हमने राजेंद्र फर्स्ट के बारे में भी पढ़ा है कि उन्होंने भी जितने टेम्पल्स को लूटा, उन सभी को क्या किया, ले जाके एक मंदिर में अपने यहाँ के अपने यहाँ जो टेम्पल बनवाया उसमें सारी मूर्तियां लगा दी। लेकिन महमूद गजनी ने क्या किया था, इनमें एक थोड़ा सा डिफरेंट था। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, करेक्ट आंसर? यस, शो मी योर हैंड। यस, मुस्कान। Ma'am, the difference between Rajendra First and Mahmud Ghazni is that Rajendra First
theft all the treasures and keep in the temples together. But Mahmud Ghazni sold the sold the treasures and built a city in his area. Yes, Muskan, very good. चलिए अनुराग, नाउ यू टेल. यस अनुराग, आपको इसी सेम क्वेश्चन का आंसर देना है कि महमूद गजनी और राजेंद्र फर्स्ट ये दोनों किस तरीके से एक जैसे ही थे अपने टाइम पे. यस अनुराग, आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है. चलिए अब नेक्स्ट हमसे ये पूछा है, हाउ वर द एक्शंस ऑफ द टू रूलर्स डिफरेंट. इन दोनों के एक्शन में डिफरेंट क्या था, दोनों किस तरीके से डिफरेंट थे. चलिए इसका आंसर कौन बताएगा. यस अभिषेक पांडे, बेटा आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर. कैसे दोनों रूलर्स एक दूसरे से डिफरेंट थे, किन तरीकों से. मैम इन Rajendra first he made a temple and put the all statue in the temple, and the Muhammad of Ghazni has sold out the temples. मैम स्टैचू. वेल ट्राइड अभिषेक पांडे. तो देखिए आप बिल्कुल ठीक बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्या किया था कि जो राजेंद्र फर्स्ट थे वो जितने भी स्टैचू लेके गए थे उन्होंने उसे बेचा नहीं, अपने टेम्पल्स में सम्मान दिया, उन्हें लगा दिया सारी मूर्तियों को. लेकिन महमूद गजनी ने क्या किया था, उन्होंने सारे जितनी भी चीजें ले गए थे वो उन सारी चीजों का इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने खर्च कर दिया उन्हें. तो इसके लिए उन्होंने उसे रिप्लेस किया, सारी चीजों को रखा नहीं अपने पास, उसको डिस्प्लेस करके उन्होंने क्या किया, उसके बदले में अपने सिटी को कंस्ट्रक्ट करने पे पैसे लगा दिए. तो यहाँ पर हमें एक चीज तो पता लगती है कि जो राजेंद्र फर्स्ट थे भले ही उन्होंने किंग्स को हराया लेकिन वो उन्हें सम्मान देते थे. एंड महमूद गजनी जो है उसने यहाँ के टेम्पल्स को लूटा और उसने उसे सम्मान नहीं दिया, जाने के बाद उसे खर्च कर दिया. चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है गार्डन, टॉम्ब एंड फोर्ट्स. तो अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं मुगल अंपायर पे. तो मुगल अंपायर में जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे वो किस तरीके से थे. अब देखिए यहाँ पर हमें बताया ही है, मुगल अंडर द मुगल आर्किटेक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. अब जैसे ही मुगल्स आए तो इनके टाइम पे जो आर्किटेक्चर था, निर्माण शैली, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई. यानी कि बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से अब बिल्डिंगें बनाई जाने लगी. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो ये सभी जितने भी मुगल किंग्स थे ये सारे ही इंटरेस्टेड थे आर्किटेक्चर शैली में, आर्ट में. और स्पेशली कौन, शाहजहां. तभी उनकी बनाई गई बिल्डिंग, सॉरी बनाई गई नहीं बनवाई गई, उनकी बनवाई गई बिल्डिंग आज इतनी फेमस है. तो इन सभी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जो अपनी आत्मकथा लिखी है उस सभी में इनके बारे में बताया है. बाबर, अब देखिए बाबर ने जो बाबरनामा लिखी थी उसमें उन्होंने बताया है, डिस्क्राइब हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स placed within rectangular walled enclosure and divided into 4 quarters by artificial channel. तो इन्होंने अपने प्लान में जो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से गार्डन बनाए जाते थे. तो रेक्टेंगुलर वॉल होती थी एंड ये रेक्टेंगुलर वॉल कैसी होती थी, इसे 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया जाता था. कैसे डिवाइड करते थे, आर्टिफिशियल चैनल से. तो नहरें बनवाई जाती थी. इसका देखिए बिल्कुल डिजाइन हमें यहाँ पर दिया है. तो ये कहाँ से लिया गया Yes, है, ma'am. बाबरनामा से ये. तो देखिए कैसे बताया है, जब भी कोई बिल्डिंग बनवाते थे ये तो उसके जस्ट सामने पार्क बनाते थे, गार्डन. कैसे, उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करके. तो देखिए यहाँ पर ये चैनल बनाई है
यहाँ से गई है चैनल, यहाँ से गई है और इस पूरे गार्डन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देती है। दिख रहा है ना आप सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब ये सेम चीज इन्होंने सारे बिल्डिंग्स में फॉलो की है। देखिए अब ये दिया है हमें हुमायूं टॉम, हुमायूं का मकबरा, यहाँ पर भी सेम वही चीज फॉलो की गई है। फिर दूसरा है ताजमहल। देखिए ताजमहल, ताजमहल की पिक्चर दी है यहाँ पर। यस, ये इसमें भी सेम वही चीज फॉलो की है। देखिए यहाँ गार्डन है, फिर यहाँ गार्डन है, फिर यहाँ गार्डन है, यहाँ बीच में ये चैनल्स बना दी गई है, नहरें। तो जितने भी इस टाइम पे जितनी भी बिल्डिंगें बनवाई ना, ये लोग क्या करते थे, जो गार्डन बनवाते थे उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे और इसीलिए इसका नाम रख दिया इन्होंने चार बाग। अब ये लखनऊ वाला चार बाग नहीं है जो लखनऊ में है आज के टाइम पे चार बाग। इनकी जो आर्किटेक्टर शैली थी गार्डन को बनाने की, उसे ये चार बाग कहते थे। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अभी हमने देखा है बाबर के बारे में। तो दिस गार्डन वार्ड कॉल्ड चार बाग, इन गार्डन्स को चार बाग कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गार्डन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर। अब ये सिमेट्रिकल है, आप लोग मैथ में पढ़ते हैं सिमेट्री, समामिति, एक ही जैसे दिखने वाली चीजें पढ़ा है ना आप सभी ने मैथ में। Yes, ma'am. तो यहाँ पर जो गार्डन है ये सेम रहते थे। दैट मीन्स कि जिस एरिया में पेड़ यहाँ लगाए गए होंगे उसी एरिया में यहाँ पर भी, उसी एरिया में यहाँ पर भी जो पेड़ यहाँ लगाए गए होंगे वही पेड़ बाकी सारे गार्डन्स में भी लगाए गए होंगे। तो ये सारे देखने में बिल्कुल एक ही तरीके के दिखते थे चारों गार्डन, और इसीलिए इन्हें सिमेट्रिकल गार्डन भी कहा जाता था। यानी कि जो गार्डन है वो सभी एक जैसे ही दिखते हैं। ओके, Yes, ma'am. ये देखिए अब हमें बताया है कि तो ये क्वार्टर में डिवाइड होता था 4 पार्ट में। एंड सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चार बाग वर कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर एंड शाहजहां इन कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली। तो सबसे ज्यादा चार बाग का जो डिजाइन पैटर्न है वो बनवाया गया है जहांगीर शाहजहां के टाइम पे, कश्मीर, आगरा एंड दिल्ली में। तो देयर वर several important architectural innovations during Akbar's reign. For inspiration, Akbar's architects turned to the tomb of his Central Asian ancestor Timur. The central towering dome and the tall gateway Pistak become important aspects of Mughal architectures, first visible in Humayun's tomb. अब देखिए एक चीज इनके यहाँ और थी, अभी हम ये इस वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो अकबर के टाइम पे क्या किया अकबर ने, अकबर जो है वो अभी हमने पढ़ा था कि बहुत ही ग्रेट रूलर थे। ये अपने टाइम पे सारे धर्मों को इक्वल मानते थे और इसी के लिए ये इबादत खाना में सभी के साथ बैठ करके राय मशवरा भी किया करते थे, सारे सभी धर्म के जो मेन एजेंट होते हैं उनके साथ। तो अकबर ने जो टॉम बनवाया था, ये क्या करते थे, वहां पर बीच में अपने पूर्वजों, जहां भी इन्होंने जो भी बिल्डिंगें बनवाई हैं उसमें अपने पूर्वजों के लिए जरूर स्थान देते थे ये। और इन्होंने देखिए तैमूर का एक सेंट्रल टावरिंग डॉम बनवाया। डॉम यानी कि ये स्तूप, ये ऊपर वाला होता है, डॉम कहा जाता है जिसे। तो ये इन्होंने डॉम बनवाया था। टॉल गेटवे, एक बड़ा सा दरवाजा जिसे पिस्ताक भी कहा जाता है, बिकम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्टर। तो अब जब अकबर ने स्टार्ट कर दिया तो आगे आने वाले जो किंग्स आए ना, उन्होंने भी सेम इसी चीज को फॉलो किया, वो भी ये सेम चीजें बनवाने लगे। तो ये जो बनवाया जाता था जिसे डॉम भी कहा जाता है, तो ये अकबर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। और अकबर इसलिए बनवाते थे क्योंकि जहां पर ये जैसे टॉम बनवाया है तो ये एक ग्रेव की तरह होता था, एक कब्रिस्तान की तरह। यहाँ पर उस मुगल किंग को दफनाया भी गया है, माना जाता है उनकी कब्र है यहाँ पर। तो जब अकबर आए तो उन्होंने अपने टाइम पे इस मेन जगह के ऊपर एक टॉम बनवाना शुरू किया। और इसके लिए इन्होंने, ये जो इन्हें इंस्पिरेशन मिली है ये टेम्पल से ही मिली है। जैसे जो हिंदू किंग्स थे वो मेन टेम्पल में गर्भगृह के नीचे, जहां मेन मंडप होता था, उसके नीचे अपने भगवान की, अपने इष्ट देव की मूर्तियां रखते थे। ऐसा ही करते थे ना। तो Yes, ma'am. अकबर ने भी सेम इसी चीज को फॉलो किया है। उन्होंने जब किसी का भी टॉम बनवाया, किसी का भी मकबरा बनवाया, तो ये जो मेन डॉम रखवाया,
यहीं पर उनकी कब्र होती थी, ग्रैव होती थी, जिसे वो इम्पोर्टेंस देना चाहते थे, और अकबर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था ये। फिलहाल आगे आने वाले किंग्स ने भी इसे फॉलो किया है। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अब the tomb was placed in the center of huge formal charbagh and built in the tradition known as Eight Paradise or Hast Bishit, a central hall surrounded by 8 rooms. The building was constructed with red sandstone edged with white marble. तो अब ये देखिए, जितनी भी बिल्डिंगें बनवाई गई, मैंने आपको सभी को बताया है कि वहां पर 4 बाग जरूर बनवाए जाते थे। और ये 4 बाग का जो पैटर्न है, ये बाबर के टाइम से स्टार्ट हुआ था, और इसे आने वाले सारे मुगल किंग्स ने फॉलो किया है, किसी ने भी चेंज नहीं किया। ये पैटर्न इतना ज्यादा फेमस हो गया था, तो बाबर ने स्टार्ट किया था, उन्होंने बाबरनामा में लिखा है, दैट मीन्स कि सबसे पहले उन्हीं की चॉइस रही होगी, और आगे आने वाले सारे किंग्स ने इसे फॉलो किया है, 4 बाग वाले पैटर्न को। तो अब क्या करते थे ये, 8 पैराडाइज हमें एक वर्ड दिया है, यानी कि 8 स्वर्ग। तो ये पैराडाइज 8 स्वर्ग का मतलब क्या है, तो जहां पर ये मेन डॉम लगवाते थे, इसके साथ में अटैच 8 रूम्स बनवाते थे, 8 कमरे। और ये जो चीजें हैं, यहाँ पर ये मार्बल भी लगवाते थे। एंड दूसरा है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाते थे, ये सैंडस्टोन की भी बनाई गई थी बहुत सारी। फिलहाल शाहजहां ने मार्बल का भी यूज किया है। चलिए एक क्वेश्चन और, आज आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है। आप सभी ने कोहिनूर हीरा के बारे में सुना है? डायमंड, कोहिनूर डायमंड। यस, सुना है किसी ने कोहिनूर हीरा के बारे में? अगर हीरे की कोई सबसे अच्छी किस्म होती है, सबसे अच्छी वैरायटी, द बेस्ट क्वालिटी डायमंड इस कोहिनूर हीरा, कोहिनूर डायमंड। तो एक ऐसा मुगल किंग है जिसके पास कोहिनूर हीरा था एग्जैक्टली, और उसे अपने उसने उस हीरे को उसने अपने मेन सिंहासन में लगवाया था, ताज की तरह। आपको पता है कौन सा किंग रहा होगा वो? मैम अकबर। चलिए, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, देखते हैं, अगर आपके इस चैप्टर में दिया है तो ठीक है, और नहीं भी दिया होगा तो भी हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो भी वो किंग है ना, वो फेमस है आज के टाइम पे भी। और क्यों फेमस है? आर्किटेक्चर डिजाइन पैटर्न के लिए। चलिए, तो इतनी हिंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा किंग था और उसे वो डायमंड कहाँ से मिला था, किसने दिया था उसे। ओके, यस मैम। चलिए, तो आज जितना टॉपिक पढ़ा है सभी को समझ आया? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. हमें अब यहाँ से स्टार्ट करना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आज टाइम होने वाला है, तो हमें ये टॉपिक यहाँ से पढ़ना है। दीवाने खास, दीवाने आम, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, तो आज के लिए अब आपका होमवर्क क्या है, आज आप सभी को क्वेश्चन आंसर बनाने हैं आज खुद से। ओके, जितना भी आपने पढ़ा है आज की क्लास में, Yes, ma'am. तो आपको जितना भी याद रहता है, चाहे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने हैं, उनके आंसर लिखने हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, अभी 2 मिनट रहते हैं। यस, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुस्कान, नाउ यू टेल बेटा। आपको ये जो हमसे ये मेन पॉइंट दिया हुआ है, हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाई वर टेम्पल टारगेटेड बाय द रूलर्स एंड द Voice किंग? proper नहीं आ रही है. यस, आवाज जा रही है? इंटरनेट वीक है। मैम आवाज नहीं आ रही। यस बेटा, आवाज जा रही है अब आपको? यस Yes, मैम। ma'am. चलिए, तो मुस्कान, आपको बताना है, व्हाई वर टेम्पल्स टारगेटेड बाय द रूलर्स एंड द किंग?
Ma'am, the temples were targeted because it was the only source by which rulers wants to become powerful, and so the other kings attacks on the temple to get destroyed it. वेरी गुड. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. चलिए अभिषेक, नाउ यू टेल, who was the Buddhist monk that write about the Mahatma Buddha in the book of Buddha Charitam? अभी What? who was the famous Buddhist monk? अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क के बारे में. तो who was the famous Buddhist monk that write about the Mahatma Buddha? Dhammiki. धम्मकीति. यस, वेरी गुड. तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही. अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे. ओके Yes, ओके ma'am. बेटा. तो गुड बाय एवरीवन. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. अब गुड बाय. Goodbye, ma'am. Goodbye, ma'am.